हमारा जो आज का जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंस ऑफ नैम आफ्टर कोल्ड वॉर। जैसे हमें मालूम है जैसा कि नैम असल में कोल्ड वॉर जो एरा था, जो वर्ल्ड ऑर्डर जो उस वक्त था बाइपोलैरिटी का था। तो जो कोल्ड वॉर की जो राइवलरीज वगैरह थी, जो टेंशंस वगैरह, उससे अलग एक थर्ड ऑप्शन नैम ने प्रोवाइड किया था। इसलिए जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, तो जो एनालिस्ट्स हैं उनका ये मानना है कि अब चूंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, इसका मतलब है कि जो रेलेवेंस नॉन अलाइंड मूवमेंट की या नॉन अलाइनमेंट की उस वक्त थी वो अब नहीं रही है। इसलिए वो इस नैम की आज के दौर में जो इसकी रेलेवेंस है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर लेते हैं। उनका मतलब यह है कि वो ये पूछते हैं कि क्या इस वक्त भी नैम रेलेवेंट है। मतलब उनका ये है कि उनका ये मानना है कि नैम अब रेलेवेंट नहीं है, अब इस दौर में अब नैम की कोई जरूरत नहीं। तो अब जो नैम के जो सपोर्टर्स हैं उनका इस बारे में जो है अलग अपना मौकिफ है, अलग स्टैंड है। मतलब यह है कि वो समझते हैं कि नैम अभी भी रेलेवेंट है। तो उनके जो ये पॉइंट्स हैं जो कि ये मानते हैं कि नैम रेलेवेंट है, तो अपने उस रेलेवेंस के सपोर्ट में वो क्या आर्गुमेंट्स देते हैं उन पे हम आज बात करेंगे। तो उनका ये मानना है कि नैम नॉन अलाइनमेंट इज स्टिल रेलिवेंट। इस तरह से वो कहते हैं कि कुछ कोर वैल्यूज हैं, जो कि नैम के जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो अभी भी मौजूद है और वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से? फर्स्ट थिंग क्या है, इट्स एम्फेसिस हैज शिफ्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल इश्यूज टू इकोनॉमिक इश्यूज। वो ये कहते हैं कि नैम जो है वो स्टार्टिंग में वो शुरुआत उसकी हुई थी वो एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी कि वो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। लेकिन उनका ये मानना है कि फिर शिफ्ट जो हुआ है नैम का वो फ्रॉम पॉलिटिकल टू इकोनॉमिक इश्यूज। इस पे हमने पहले बात की है जब हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात कर रहे थे। नंबर सेकंड वो कहते हैं कि लिबरलाइजेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ। साउथ हमने पिछली बार बात की है, साउथ का मतलब यहाँ पे है जो कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको हम सिंबलाइज करते हैं साउथ के नाम से। नाउ रिमेन्स द मेन कंसर्न ऑफ नैम। तो ये कहना है उनका कि अब चूंकि कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, तो कोल्ड वॉर खत्म भी उस वक्त हुआ जब 1991 के दौर, ये वो दौर है जब जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म वगैरह है उसको फिर प्रमोशन मिल गया। तो कैपिटलिज्म से ही वाबस्ता ये टर्म भी है, लिबरलाइजेशन भी उसी के साथ वाबस्ता है। ठीक है, लिबरलाइजेशन मींस लिबरलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम कैपिटलिज्म की जुबान में लिबरलाइजेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि द कंट्री इज ओपनिंग इट्स बॉर्डर्स फॉर द फॉरेन कंपनीज। तो लिबरलाइजेशन हो रही है, पूरी दुनिया में जो है लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से जो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो भी लिबरलाइज हो रही हैं, वो भी ओपन हो रही हैं, वो भी बाहर की कंपनीज के लिए, बाहर के मार्केट्स के लिए ओपन हो रही हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी डेवलपमेंट हो जाए। तो इस वक्त नैम का अब इसलिए फोकस क्या है, ये है कि किस तरह से इस लिबरलाइजेशन का फायदा जो है वो इन साउथ सदर्न इन जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी इसका सही से जो है वो फायदा मिल जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और जो है इस वक्त जोर है, इस वक्त नैम कंट्रीज का पॉलिटिकल इश्यूज से वो शिफ्ट हो गए इकोनॉमिक इश्यूज पे। और इकोनॉमिक इश्यूज की हमने बात की कि इस वक्त जो फोकस है नैम का वो है कि लिबरलाइजेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज फॉर रैपिड डेवलपमेंट, ताकि जो है इन नैम कंट्रीज में भी तेजी से डेवलपमेंट आ जाए। तो ये फोकस है उनका, वो ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से नैम कंट्रीज में बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन उनमें भी डेवलपमेंट आ जाए, वो भी तरक्की की दौड़ में आगे चले। एक और इशू जो है इसमें वो ये है कि इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी, डिसआर्मामेंट, ह्यूमन राइट्स एंड नियो कॉलोनियलिज्म आर एज रेलेवेंट टुडे एज अर्लियर। देखिए, ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो पहले भी रेलेवेंट थे और जो इस वक्त भी रेलेवेंट है। जैसे डेमोक्रेसी का मसला है। डेमोक्रेसी आपको मालूम है कि जिस तरह से इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एस्टेब्लिश की है, लेकिन उनका भी एक चैलेंज है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस थ्योरी को किस तरह से प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये सिर्फ इंडिया का ही मसला नहीं है, जो भी बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके लिए भी एक इशू है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों को बाकी में डेमोक्रेसी महसूस हो। ये इशू उस वक्त भी चैलेंज था जब
ये कंट्रीज आजाद हुई थी, ये कोल्ड वॉर दौर में भी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना ही उस वक्त भी चैलेंज था। इसी तरह से डिसआर्मामेंट उस वक्त भी एक चैलेंज था, क्योंकि उस वक्त भी जो आर्म्स रेस एक चल रही थी। अगर हम आज के दौर में देखेंगे, आज के दौर में भी इस वक्त भी एक मतलब वो डिसआर्मामेंट का अभी पूरी तरह से जो है पूरा वर्ल्ड डिसआर्म नहीं हुआ है, अभी भी वेपन्स बन रहे हैं, अभी भी मिसाइल्स बन रहे हैं। तो डिसआर्मामेंट का जो इशू है वो अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी जरूरत है इस वर्ल्ड को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से जो है वो साफ करने की जरूरत अभी भी है। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में अब भी हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो ग्राफ है वो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसमें आप मुख्तलिफ कंट्रीज में देखेंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, इसमें कोई कमी वाक़ा नहीं हुई है। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स को जो है उसका ख्याल किया जाए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी बर्निंग टॉपिक है। ये तब भी एक इम्पॉर्टेंट इशू था, ये अब भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसी तरह से न्यू कॉलोनियलिज्म, अगर कोल्ड वॉर में कॉलोनियलिज्म एक इशू था उस वक्त, तो कॉलोनीज जो है वो जो जिन मुल्कों को यूरोपियन पावर्स ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, तो उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते थे। आज के दौर में हम देखते हैं कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर ये डायरेक्टली अपनी फोर्सेस इन कमजोर मुल्कों में नहीं भेजते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कंपनीज के जरिए से, अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज के जरिए से उन्होंने इन कमजोर मुल्कों को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे एक तरह से उनका कंट्रोल है। तो ये जो एक नया तरीका है कॉलोनाइज करने का, इसको हम कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म जो है वो अभी भी एक जो है मुद्दा बना हुआ है, अभी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस वजह से इन वजूहात की बुनियाद पे अभी भी नैम जो है वो रेलिवेंट है, अभी भी बहुत सारे मसलों से ये दुनिया आज़ाद नहीं हुई है, और ये मसले, ये इश्यूज, ये एजेंडा नैम के एजेंडा में शामिल थे, और इस वक्त भी ये मसाइल जो है अभी भी इन मसाइल से दुनिया जूझ रहा है। इसलिए ये मसले अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो इस वजह से, बिकॉज these issues are still there, no permanent solutions have not been found, इस वजह से नैम जो है वो इस वक्त भी रेलिवेंट है। और एक और चीज, विद डिसइंटीग्रेशन, जब अब फॉर्मर जो यूएसएसआर, पहले जो यूएसएसआर था जिसको हम फॉर्मर यूएसएसआर कहते हैं, कहीं पे आप देखेंगे अर्स्टवाइल यूएसएसआर लिखा होता है, उसका मतलब यह कि अब चूंकि यूएसएसआर नहीं है तो इसको हम फॉर्मर यूएसएसआर कहते हैं। तो अब चूंकि डिसइंटीग्रेट हो गया है, खत्म हो गया यूएसएसआर, इसलिए अब एक ही सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स की सूरत में। इससे ये हुआ है कि एक और नया मसला पैदा हो गया है, जिस मसले का हल नैम की सूरत में निकाला जा सकता है। ये है कि हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत बहुत सारे मुल्कों में देखा जाता है कि वो यूनिलेटरल एक्शंस ले रहा है, मतलब अपने बलबूते पे यूनाइटेड नेशंस को बालाए ताक रखा जाता है। यूनाइटेड नेशंस की जो मतलब उसको, उसके डिसीजंस को या उसको खातिर में नहीं लाके यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारी जगहों पे खुद ही अपने बलबूते पे मनमानियां कर रहा है। इन मनमानियों को कम करने के लिए, इसको चेक करने के लिए भी नैम एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, नैम की मदद ली जा सकती है। ठीक है, तो एक और चीज इसमें जो है, इसका मतलब है कि नए इश्यूज के लिए भी, नए मसाइल जो पैदा हो गए हैं, उन मसाइल का हल ढूंढने के लिए भी हम नैम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज, now its emphasis has also shifted towards poverty alleviation. अब नैम का जो हम कह सकते हैं कि अब ये किस तरफ इसका ध्यान जो है शिफ्ट हो गया है, वो है पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन मीन्स कि गरीबी जो है दुनिया में, आप देख रहे हैं इस वक्त गुर्बत बहुत ज्यादा है, इस गुर्बत को कम करना, उसको हम कहते हैं एलिवेशन, एलिवेट करना, कम करना, इसमें जो है वो कमी लाना, पॉवर्टी का एक हल निकालना, ये एक नया जो है वो एक इशू है, एक नया मसला है, नई एक परेशानी है पूरी दुनिया के लिए। तो इस पे अब नैम का जोर है कि किस तरह से गुर्बत को कम किया जाए, गरीबों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेहतर किया जाए, बीपीएल लोगों की तादाद किस तरह से कम की जाए, किस तरह से रिच पुअर गैप को जो है अमीरों और गरीबों के दरमियान जो फर्क है, जो बढ़ता हुआ फर्क है, वो किस तरह से कम किया जाए। ठीक है, बिकॉज इसीलिए जो है वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पे जो बात हुई थी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इक्विटी एंड जस्टिस एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसीलिए जो है नैम का जो एम्फेसिस रहा था, जोर रहा था, वो न्यू पे रहा था, बिकॉज
वो नियो भी इसलिए चाह रहे थे, वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आना चाहिए ताकि इक्वलिटी एस्टेब्लिश हो जाए। ये जो रिच पुअर गैप है, नॉर्थ साउथ जो गैप है, नॉर्थ मीन्स के डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में जो एक फर्क आ रहा है, उस फर्क को कम किया जाए, इक्वलिटी की बुनियाद पे इकोनॉमिक सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, इक्विटी और जस्टिस, एक होता है इक्वलिटी, दूसरा होता है इक्विटी। देखिए इक्वलिटी और इक्विटी में क्या फर्क है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। इक्वलिटी होता है कि जब सबके साथ बराबरी की जाए, ठीक है, एक ही लाठी से सबको हाँकना, इसको हम कहते हैं इक्वलिटी, बिल्कुल इक्वलिटी। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि जब दो लोग जो है, एक अमीर है एक गरीब है, एक की जरूरत ज्यादा है, ठीक है, दूसरी की जरूरत ज्यादा, दूसरा का स्टैंडर्ड जो है वो हाई है तो पहले वाले से, तो उसमें ये होता है कि उसमें ज्यादा ख्याल उसका किया जाता है जिसकी जरूरतें ज्यादा है। ठीक है, इस बुनियाद पे जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस बुनियाद पे किया जाता है कि किसकी ज्यादा जरूरत है, उसको हम कहते हैं इक्विटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम इक्वलिटी का मतलब है सबको बराबर बराबर देना। इक्विटी का मतलब होता है कि जिसकी जरूरत ज्यादा है, जिसकी हालत ज्यादा अबतर है, उसका ज्यादा ख्याल किया जाए, दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी। ठीक है, और इसलिए इसमें साथ में मिला दिया गया है इक्विटी एंड जस्टिस, क्योंकि बराबर बराबर बांटना हमेशा इंसाफ फराहम नहीं करता है, कभी कभी जरूरतमंद को ज्यादा देना वो ज्यादा इंसाफ के करीब होता है, इसीलिए इक्विटी के साथ जस्टिस यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी रहा है कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अगर हम साउथ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें जरूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी है, सनती इनकलाब लाना है, बिकॉज इंडस्ट्रीज जो है वो एक मुल्क की इकोनॉमी में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। एक और चीज इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज NAM must make efforts to reshape and democratize the UNO so that the domination of powerful countries is checked। ये देखिए एक और पहलू है जहां पे NAM की जरूरत है। देखिए हमें मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहां पे अगर आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या है, वो सिर्फ जनरल असेंबली है। यूनाइटेड नेशंस में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे पावरफुल ऑर्गन है दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन एम्पावर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दुनिया में अमन को बहाल करना या कायम करना, ये सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद है। और सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये मकसद है, इसमें जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें मेन जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर्स को क्या किया गया है, इनको कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा होगा कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट से ही 5 हैं, बाकी नहीं रख सकते। इसी तरह से वीटो पावर, इनके पास कुछ एक ऐसा पावर दिया गया है कि जब भी कोई सिक्योरिटी काउंसिल कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के साथ ये 5 पावर्स होने चाहिए। अगर इन 5 में से कोई एक उसके खिलाफ जाता है, उसको हम कहते हैं, अगर वो उस डिसीजन के खिलाफ जाता है, दैट मींस उसके सपोर्ट में, उसके अपोजिशन में वोट अपना डालता है, उसको हम कहते हैं वीटो इस्तेमाल करना। एक नेगेटिव वोट, या वो कहता है कि मैं इस चीज के साथ नहीं हूँ, बिकॉज वीटो मींस आई से नो। ठीक है, तो उससे ये होगा कि कोई भी डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि जो यूनाइटेड नेशंस है, इस पे जो इसका जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको सिर्फ इन्हीं 5 मेंबर्स ने जो है वो गिरवी रखा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि उनको ही इतना ज्यादा पावर है। बाकी जो इतने सारे कंट्रीज हैं इस यूनाइटेड नेशन या दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं, उनको उतने पावर्स नहीं है। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबके हुकूक बराबर नहीं है, इसलिए। और एक और चीज हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें अगर आप देखेंगे कि देखिए यूरोप से आपके 2, यूरोप सबसे, हम कहेंगे छोटे कॉन्टिनेंट्स में यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, बहुत छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन उस छोटे कॉन्टिनेंट से आपके 2 परमानेंट मेंबर्स आते हैं, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, उसके बरक्स आप देखेंगे एशिया से, अगर आप देखेंगे एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, एक ही परमानेंट मेंबर है दैट इज चाइना, क्योंकि रशिया जो है, रशिया आपका यूरोप में भी आता है, वो एशिया में भी आता है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से लेंगे कि चलो रशिया हम लेंगे यूरोप के साथ ही, क्योंकि रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, दैट इज इन यूरोप। ठीक, अगर आप इतना बड़ा आप देखेंगे एशिया में से एक परमानेंट मेंबर दैट इज चाइना। अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें से कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका है, उसमें से कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में 2-3 स्टेट्स हैं, मेन 3 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको, उसमें से एक परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में से कम एक एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और
अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए या पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एशिया में से ज्यादा परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है इज नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। तो ये एक इशू हो सकता है जिसको उठा सकता है नैम, ठीक है, कि इस यूनाइटेड नेशंस को डेमोक्रेटाइज किया जाए। इसमें जो ये बहुत सारी कमियां रही हैं पहले, जिस वजह से ये कुछ पावर्स के कंट्रोल में रहा है, उस कंट्रोल को खत्म किया जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया जाए, ठीक है, इसको रीशेप किया जाए इसके स्ट्रक्चर को। तो ये इसमें भी ये जो नैम है एक अहम किरदार अदा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे कि बिसाइड्स नैम मस्ट एंश्योर दैट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप देखेंगे आज का दौर है, ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लिबरलाइजेशन का दौर है, और आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है। ये अब नैम का ये एक इम्पोर्टेंट मिशन इसमें है, या एक फोकस, इम्पोर्टेंट फोकस है कि इस दौर में जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं, वो इन जो ये सहूलियात फराम हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन की सहूलियत फराम है, इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी की सहूलियत फराम है जो कि पहले नहीं थी। इन सहूलियात का, आईटी की सहूलियात का, इन गरीब जो है ये कमजोर मुल्क है, इनको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा, मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं, वहां इसके काफी नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि इस ग्लोबलाइजेशन को ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नैम का एक इम्पोर्टेंट फोकस ये भी रहेगा कि इस जो है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इनके साथ जो है ज्यादती ना की जाए, ठीक है। देयरफॉर द कांसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज एप्लीकेबल इवन इन नॉर्मल सिचुएशन। इसलिए जो नैम के सपोर्टर्स हैं, उनका यह मानना है कि जिस तरह से पहले नैम रेलिवेंट था, उस तरह से बल्कि उससे ज्यादा आजकल नैम रेलिवेंट हो सकता है। सिर्फ जरूरत यह है कि इट्स एसेंस इज दैट एवरी इंटरनेशनल इशू इज डिस्कस्ड ऑन मेरिट, merit. This is an attitude which must be reflected in international affairs. मतलब उनका ये मानना है कि सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि नैम अपने आप को, मतलब उसमें वो एक तहरीक लाए, एक एक्टिव हो जाए, ठीक है, और हर एक इंटरनेशनल इशू को मेरिट के हिसाब से उसको देखे, ठीक है। वो आपस में इस रसाकशी का शिकार ना हो जाए, ठीक है, और अपने आप को जो है वो एक्टिव बनाए और अपना जो एक रोल जो एक अदा कर सकता है, उस रोल को सही में अदा करे। इंडिया रोल इन नैम, देखिए इंडिया का रोल क्या है नैम में। तो हम सबको पता है कि नैम को एस्टेब्लिश करने में हिंदुस्तान का एक अहम किरदार रहा है। इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल एज वन ऑफ द फाउंडर्स रादर देन द इनिशिएटर्स ऑफ नैम, ठीक है। फाउंडर्स क्या हम कहेंगे, बल्कि शुरुआत जो हुई है वो असल में हिंदुस्तान ने ही नैम की शुरुआत की है, बिकॉज ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो थी वो असल में हिंदुस्तान ने ही इख्तियार की थी। नॉन अलाइनमेंट एज फॉरेन पॉलिसी was what Indian leaders wanted even during the freedom struggle. ये जो नॉन अलाइनमेंट का जो एक आइडिया जो है, ये हिंदुस्तान जब अभी जंग आज़ादी लड़ रहा था, उस वक्त ही यहाँ के लीडर्स के जहन में ये चीज थी कि अगर हम आज़ाद हो गए तो हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को इख्तियार करेंगे, ठीक है। इसलिए नैम के एस्टेब्लिशमेंट में हिंदुस्तान का एक अहम किरदार रहा है। जिस तरह से मैंने ये अभी कहा कि नॉन अलाइनमेंट जो है बजाते खुद हिंदुस्तान की ही पॉलिसी रही है, और इसी पॉलिसी के गिर्द ये नैम वजूद में आ गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम द कोर फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का भी एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, दैट इज नॉन अलाइनमेंट। Soon it became a movement of solidarity, cooperation and understanding among the developing countries. तो मतलब इसका यह है कि पहले ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी थी, और उसके बाद फिर इसी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पे एक तहरीक, एक मूवमेंट वजूद में आ गई, जो सॉलिडरिटी, यकजहती की बुनियाद पे थी, स्टैंडिंग की बुनियाद पे थी अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब यहाँ पे है कि इसी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद जो है वो नैम, इसी बुनियाद पे नैम वजूद में आ गई। Non-alignment emerged from India's initiative for formulating an independent foreign policy which was non-partisan. तो मतलब यहाँ पे है कि नॉन अलाइनमेंट जो है एज अ पॉलिसी असल में हिंदुस्तान की ही कोशिशें थी, जिन कोशिशों का नतीजा ये निकला कि इंडियन इंडिपेंडेंट, मतलब इट वाज ये क्या इनिशिएटिव, कोशिश थी कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिश करें जो नॉन पार्टिसन हो। नॉन पार्टिसन मतलब जो किसी भी ब्लॉक के हक में ना हो, या मतलब उसके उसके जेर असर ना हो। वो नॉन पार्टिसन का मतलब यहाँ पे है कि इम्पार्शल हो, ठीक है। वो पार्शलिटी, इम्तियाज पे मबनी ना हो, बल्कि मेरिट की बुनियाद पे हो, देखा जाए कि जो सही है उसका साथ दिया जाए। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, दैट इज एज द मेंबर ऑफ नैम इंडिया हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्टिविटीज। देखिए
नैम का मेंबर होते हुए हिंदुस्तान ने नैम की जो एक्टिविटीज रही हैं उन बहुत सारी एक्टिविटीज में जो इंडिया है इसने एक एक्टिव रोल निभाया है, ठीक है। और नैम के जो स्टैंड्स जो लिए हैं उन स्टैंड्स को, नैम की कोशिशों को हमेशा सपोर्ट किया हुआ है। जो भी क्रूशल इश्यूज थे जिन पे कि नैम ने कोई स्टैंड लिया है उन स्टैंड के साथ खड़ा रहा है हिंदुस्तान। जैसे डिसआर्मामेंट का मसला है या अपोजिशन टू नियो कॉलोनियलिज्म का मसला है, वहां पे भी जो नैम ने स्टैंड लिया हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा रहा, ठीक है। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है या डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस है या और भी जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं उन इश्यूज पे जो नैम का स्टैंड रहा है, नैम की जो पॉलिसी रही है उस पॉलिसी के साथ हिंदुस्तान उस पॉलिसी के साथ रहा है। दैट मीन्स हिंदुस्तान ने नैम की हर एक कोशिश में उसका साथ दिया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि रीजन फॉर इंडियाज एडॉप्शन ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। अब ये पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान ने क्यों नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इख्तियार की, उसकी क्या वजह है, ठीक है। तो इंडिया अडॉप्टेड नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉर वेरियस कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे जो है तामीराती जो मकासद थे जिनको हासिल करने के लिए हिंदुस्तान ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को इख्तियार किया। तो क्या इश्यूज हैं, क्या ऐसे जो पर्पसेस थे। Number one, India adopted non-alignment to protect its national identity and sovereignty as it did not want to compromise on its hard-earned freedom. ये हमने पढ़ा हुआ है पहले कि हिंदुस्तान ने नॉन अलाइनमेंट इसलिए इख्तियार की क्योंकि ये किसी भी जो बड़े पावर का चमचा नहीं बनना चाहता था, ये किसी भी बड़े पावर के असर में नहीं आना चाहता था। ये अपनी सोवरेनिटी जो इसको हासिल हुई थी, जो अपनी अलग एक शनाख्त जो थी हिंदुस्तान की, उसको किसी के जेर असर नहीं लाना चाहता था। किसी इसकी एक अलग शनाख्त थी, अपनी उस शनाख्त को जो है किसी के उसमें शेडो में नहीं लाना चाहता था, अपनी सोवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, ठीक है। इसलिए और जो इसने आज़ादी हासिल की थी उस आज़ादी को ये किसी भी सुपर पावर के यहाँ गिरवी नहीं रखना चाहता था, इसलिए इसने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इख्तियार की। इसी तरह से नेक्स्ट में पॉइंट देखा जा सकता है कि इंडिया डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू मिलिट्री अलायंसेस एंड यूज मनी for an arms build-up. It wanted to divert money for useful purposes and for restructuring the economy. हिंदुस्तान ये नहीं चाहता था कि किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बन के सिर्फ इसी पावर गेम का हिस्सा बन जाए, वॉर सिर्फ ये असलहा बनाना, आर्म्स रेस वगैरह उसका हिस्सा बने, बल्कि वो चाहता था कि जिन मसाइल का उससे जो है सामना था, गुर्बत का सामना था, इलिटरेसी का सामना था, अंडर डेवलपमेंट का सामना था, ये चाहता था कि उसके पैसे जो है इन्हीं इकोनॉमिक इशू, अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना चाहता था, उसको बेहतर बनाना चाहता था। इस वजह से हिंदुस्तान अलायंस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, इसने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इख्तियार की। इसी तरह से एक और पॉइंट इसमें है कि इंडिया रिपोज्ड फेथ इन ए जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस। इंडिया ने अपना फेथ किसमें सपोर्ट किसके लिए किया कि एक कॉमनवेल्थ का मतलब कि कलेक्शन ऑफ कंट्रीज, जिसको हम कहते हैं दौलत मुश्तरका कहते हैं उर्दू, कि उन कंट्रीज का एक मजमुआ होना चाहिए जो कि फ्रीली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। ये नहीं हो कि लड़ाई झगड़े के लिए वो एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएं। इसीलिए उन्होंने नैम की जो है नैम को एस्टैब्लिश किया, क्योंकि नैम किसके लिए, किस बुनियाद पे बना था, कोऑपरेशन की बुनियाद पे बना था, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बुनियाद पे बना था। इसलिए हिंदुस्तान ने उसमें जो है अपना जो है सपोर्ट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया। इंडिया did not want to aggravate world tensions by joining either bloc. हिंदुस्तान नहीं चाहता था कि ये जो दुनिया में टेंशन जो हो रही थी कोल्ड वॉर की वजह से, उस टेंशन को वो बढ़ाना नहीं, एग्रेवेट होता है बढ़ाना, उसको वो मतलब एग्रेवेट यहाँ पे अबतर भी कहते हैं, बढ़ाना भी कहते हैं, वो उस सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहता था, उन टेंशन को बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो किसी भी एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाता तो वो भी उसी की नजर हो जाता, तो वो भी इसी आर्म्स रेस का हिस्सा बन जाता, तो उससे ये होता कि ये टेंशन और ज्यादा बढ़ जाते। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक इंडिपेंडेंट रोल, इट वांटेड टू प्ले एन इंडिपेंडेंट रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स। ये चाहता था कि दुनिया की जो सियासत है उसमें वो एक खुद मुख्ताराना रोल अपना निभाए और इन टेंशंस को कम करने की कोशिश करे। इंडिया आल्सो वांटेड इंटरनेशनल असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम कंट्रीज ऑफ आइदर ब्लॉक। और एक और चीज जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हिंदुस्तान की जो नॉन अलाइनमेंट है उसका क्या फायदा मिला हिंदुस्तान को, तो यहाँ पे वही उसी तरफ इशारा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान को उस वक्त असिस्टेंस की जरूरत थी, इंटरनेशनल असिस्टेंस की जरूरत थी, डेवलपमेंट के लिए उसको जरूरत थी, इंटरनेशनल एड की जरूरत थी, इसलिए उन प्रोग्राम्स में उसको इन सुपर पावर्स की मदद की जरूरत थी। इसलिए वो चाह रहा था कि कभी उसको एक सुपर पावर की मदद की जरूरत पड़ सकती थी, कभी दूसरे सुपर पावर की मदद की जरूरत पड़ सकती थी, जिस तरह से ऐसा हुआ भी। इकोनॉमिक एड अगर उसको यूनाइटेड स्टेट्स से मिल रहा था
तो यहाँ पे जो पब्लिक इंडस्ट्रीज, जो पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्री है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड था, या तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसमें उसको यूएसएसआर ने हेल्प की, ठीक है। तो इसलिए वो किसी भी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। नॉट बीइंग इन आइदर ऑफ द कैंप्स, इट कुड गेट असिस्टेंस फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स। उसको क्योंकि वो किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बना, इसलिए उसको वक्त बेवक्त दोनों ग्रुप्स की तरफ से मदद हासिल हुई। So this was all about this first chapter.